स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। वाई एग्रीकल्चर इज द न्यू ऑयल। आप भी इस टॉपिक को देख करके थोड़े से हैरान होंगे कि ये टॉपिक ऐसा क्यों है, एग्रीकल्चर को हम ऑयल से क्यों कंपेयर कर रहे हैं। जैसे कि हम अभी तक और हम हमेशा से ही न्यूज़ सुनते आए हैं कि ऑयल के रिजर्व कम हो रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स कम हो रहे हैं, आपके जो जियो पॉलिटिक्स है वो सिर्फ ऑयल के अराउंड रिवॉल्व करती है। इन्फ्लेशन, फॉरेक्स रिजर्व, एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड द ऑयल। एग्रीकल्चर जो है एक नया ऑयल की तरह दिखाई दे रहा है, ऑयल की तरीके से उभर कर आ रहा है। जो प्रॉब्लम्स ऑयल के सेक्टर में होती थी आज हमें विजिबली उस तरीके की मैं नहीं कहूंगी, बट देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम विद एग्रीकल्चर जो फ्यूचर में जियो पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों हम इसको कंपेयर कर रहे हैं। एंड रिमेंबर वन थिंग, दिस टॉपिक इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर योर एग्रीकल्चर ऑप्शनल एज वेल एज GS3। GS3 के लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ एंड तक देखिएगा ताकि हम इसके सारे कंसेप्ट को, सारी चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। स्टे ट्यून्ड एंड वॉच टिल लास्ट। आपको पता ही होगा कि इस बार जो ब्रिक्स की जो समिट है वो इंडिया में होने वाली है और उसकी थीम जो है वो रखी गई है बिल्डिंग फॉर रिजिलियंस, इनोवेशन, कॉर्पोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ये थीम इसकी रखी गई। ब्रिक्स का एक्सपेंशन भी हुआ है जिसके अंदर कई मेंबर्स को ऐड किया गया है, वो हम अब अभी देखेंगे। तो हम इस ब्रिक्स समिट का अदर फैक्टर्स पे ना बात करते हुए हम बात करेंगे आज सिर्फ एग्रीकल्चर की, कि कैसे एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा इम्पैक्टिंग फैक्टर हो सकता है। हियर लुक, पहले हम मेंबर्स देख लेते हैं। तो ब्रिक्स के जो फुल मेंबर है, फुल टर्म मेंबर्स हैं, वो है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये अर्लियर मेंबर है। उसके बाद आपका इजिप्ट हो गया, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, UAE एंड इंडोनेशिया। इन मेंबर्स को बाद में ऐड किया गया है। इस साल की जो पार्टनर कंट्रीज़ हैं वो हैं आपकी बेलारूस, बोलिविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान एंड वियतनाम। दीज आर द पार्टनर कंट्रीज। तो आपके प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि इस बार ये समिट हमारे यहाँ हो रही है। तो आप अगर किसी और एग्जाम को भी टारगेट कर रहे हैं तो वहां पर भी ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब एग्रीकल्चर क्यों एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो सकता है इस ब्रिक्स समिट के लिए। तो देखो, सबसे पहले तो जो इसकी पार्टनर कंट्रीज है दे रिप्रेजेंट अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन और टोटल GDP 40% है। और ये कंट्रीज 1/4 ऑफ द ग्लोबल ट्रेड में कंट्रीब्यूट करती हैं और जो मर्केंटाइज एक्सपोर्ट है वो है US से $1.7 ट्रिलियन। तो इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, और ये जो मैंने आपको जो ये ट्रेड बताया है ये स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इतना ज़्यादा होल्ड करें, नियरली हम अप्रॉक्सीमेटली हम हाफ ऑफ द GDP जो है होल्ड कर रहे हैं सारी कंट्रीज मिलकर के, ब्रिक्स कंट्रीज जो है। तो एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा इम्पैक्टिंग फैक्टर है क्योंकि अगर ऑयल आपकी फ्यूल सिक्योरिटी, आपकी मोबिलिटी को इंश्योर कर रहा है तो एग्रीकल्चर आपकी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर रहा है। और अगर फूड ही सिक्योर नहीं है तो व्हाट विल वी डू विद द ऑयल मोबिलिटी, हम क्या करेंगे उसका। अगर मेरी पॉपुलेशन ही भूखमरी से मर जाएगी, अगर मैं अपनी पॉपुलेशन के लिए रिक्वायर्ड फूड ही अवेलेबल नहीं करवा पाऊंगी तो हाउ कैन बी अ कंट्री सेल्फ सस्टेन, कैसे वो डेवलप होगी, कैसे ग्रो कर पाएगी। तो एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा इंपैक्टिंग फैक्टर हो सकता है क्योंकि अब हम एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बहुत सारे इश्यूज देख रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम देख रहे हैं। अगर एग्रीकल्चर में थोड़ा सा प्रोडक्शन में इंपैक्ट होता है तो वो सीधा इन्फ्लेशन, फार्मर, कंज्यूमर, एक नहीं हर एक सेक्टर के पर्सन को इंपैक्ट करता है क्योंकि एग्रीकल्चर एक ऐसी कमोडिटी देता है आपको जो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज में, चाहे आप कहीं भी देख लीजिए, वहां पर अगर रॉ मटेरियल आ रहा है तो इट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर। कहीं पर क्रॉप से रिलेटेड आपका रेसिड्यू होगा, कहीं पर रॉ मटेरियल होगा, कहीं पे हॉर्टिकल्चर सेक्टर, कहीं पर आपका फॉरेस्ट्री से होगा, सी फूड एंड मेनी मोर थिंग्स। इवन जो ड्राइव्ड प्रोडक्ट्स भी हम यूज कर रहे हैं जैसे अगार अगार हो गया तो दैट विल कम फ्रॉम द सी फूड, तो वो भी एक एग्रीकल्चर का ही, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर वहीं से आ रहा है वो चीज। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा इंपैक्टिंग फैक्टर हो सकता है एंड इट विल इंपैक्ट ऑल द सेक्टर थ्रू आउट।
सिर्फ फूड सिक्योरिटी नहीं, एग्रीकल्चर हमारा फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी इंश्योर करता है, ये हमारा ट्रेड भी इंश्योर करता है। अगर एग्रीकल्चर के अंदर ट्रेड का नुकसान हुआ या कोई भी इशू हुआ, कोई भी जियोपॉलिटिकल इशू हुआ, देन देयर विल बी अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द कंज्यूमर एज वेल एज द फार्मर्स। सो एग्रीकल्चर कॉम्प्लीमेंट विद इन द ब्रिक्स। तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा देखें कि जो हमारी ब्रिक्स कंट्रीज हैं वो क्या क्या कंट्रीब्यूशन दे रही है एग्रीकल्चर को, तो यहाँ पर जैसे ब्राजील है, सोयाबीन एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा हो रहा है, शुगर एक्सपोर्ट, मीट एक्सपोर्ट। रशिया जो है एक मेजर ग्रेन एक्सपोर्टर है। अगर रशिया से ग्रेन एक्सपोर्ट होना बंद हो जाए तो बहुत सारी कंट्रीज के अंदर फूड सिक्योरिटी के इशू हो जाए, लोगों को खाने के लिए दाने भी नहीं मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात है फर्टिलाइजर सप्लायर है। आज मेरा एग्रीकल्चर सेक्टर हेवीली डिपेंड करता है आपका फर्टिलाइजर के ऊपर। अगर इसके ही शॉर्टेज हो गई देन यू कैन लुक कि मेरा प्रोडक्शन कितना ज्यादा डाउन चला जाएगा। इंडिया राइस एक्सपोर्ट, मैरीन प्रोडक्ट में वी आर द फर्स्ट, स्पाइसेस, बफलो मीट एंड डाइवर्स स्मॉल होल्डर फार्मर्स जो है आज हमारा प्रोड्यूस जो आ रहा है, जितना भी स्मॉल होल्डर फार्मर्स है वो सब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। चाइना लार्ज फूड इंपोर्टर है, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है फूड इंपोर्ट के अंदर। और फूड प्रोसेसर भी, जितना प्रोसेस्ड फूड आ रहा है वो भी यहीं से आपका आ रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ जो मेंबर कंट्रीज हैं, other member countries हैं, they are contributing a lot through logistic, finance, food security investment like UAE and Saudi Arabia, Egypt and Ethiopia। क्योंकि UAE और सऊदी अरेबिया के अंदर ना एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा वेल डेवलप नहीं है, दे नीड फूड, तो वो अपने पास इम्पोर्ट कराते हैं, ठीक है, बट दे प्रोवाइड लॉजिस्टिक, फाइनेंस एंड फूड सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट। ये फूड प्रोसेसिंग कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज के अंदर। इजिप्ट एंड इथोपिया अफ्रीकन फूड सिस्टम मार्केट का एक बहुत बड़ा पार्ट है। इंडोनेशिया पाम ऑयल का काफ़ी बड़ा एक्सपोर्टर है। फिशरीज एंड ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, जितने भी ट्रॉपिकल फूड्स आ रहे हैं मेजरली आपके इंडोनेशिया के थ्रू आ रहे हैं। सो ये कंट्रीज जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। अगर इसके अंदर डिस्टर्बेंस होता है देन there will be definitely a food security issue throughout the world, not just in one or two country but throughout the world। इजिप्ट एंड इथोपिया जो कि अफ्रीकन फूड सिस्टम को मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं, कि वहां पर जितने भी प्रोड्यूसर बिकॉज ऑफ द इजिप्ट एंड इथोपिया, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो पीपल विल सफर एंड फेस फूड सिक्योरिटी इश्यूज। अब स्ट्रेटेजिकली अगर देखा जाए तो इस फूड चेन के अंदर या फूड, फर्टिलाइजर, एनर्जी या लॉजिस्टिक्स के अंदर किसी भी तरीके का इंपैक्ट हुआ तो मेरे फार्मर्स की इनकम सीधा इंपैक्ट होगी, फूड प्राइसेस बढ़ जाएंगे, इन्फ्लेशन होंगे, कंज्यूमर जो कंज्यूम कर रहा है उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेंगे, साथ के साथ फूड सिक्योरिटी, एक ऐसा तबका होगा पॉपुलेशन को जिसको खाने के लिए चीजें नहीं मिलेगी, एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पर भी बहुत बड़ा इशू आएगा, एंड देयर विल बी अ ह्यूज इंपैक्ट ऑन द जियोपॉलिटिकल इश्यूज। तो ये सब चीजें हो सकती हैं। अब हम एग्रीकल्चर का देखते हैं कि एग्रीकल्चर पे ये सब चीजें किस तरीके से इंपैक्ट डालने वाली, क्या इश्यूज हैं मेरे एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ। तो बिफोर मूविंग ऑन विद दैट मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारा एग्रीकल्चर ऑप्शनल का बैच जो है वो फ्रेश बैच 15 जून से शुरू होने वाला है। तो अगर आप अभी भी वेट कर रहे हैं कि मुझे कोर्स लेना है, नहीं लेना है, मुझे प्रिपरेशन करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, देन यू आर वेस्टिंग योर टाइम कंप्लीटली। आप पूरी तरीके से अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत हाई टाइम है जब आपने, अगर आप 2027 को टारगेट कर रहे हो तो आपने अपने ऑप्शनल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, बिकॉज इफ नॉट नाउ देन नॉट। क्योंकि ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसको 6 महीने लग जाते हैं, तो शुरू के 6 महीने में अपने ऑप्शनल एसे एंड एथिक्स पूरा करके रखिए, बाद में अपना जीएस में लग जाइए जो प्रीलिम स्पेसिफिक टॉपिक है, तो उसके बाद आपको स्ट्रेस नहीं रहता है ऑप्शनल का, तो पहले ऑप्शनल तैयार कीजिए। तो हमारा जो फ्रेश बैच है वो 15 जून से स्टार्ट हो रहा है। ध्यान रखिए लिमिटेड सीट है। हमारे कोर्स में आपको 400+ लाइव लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, साथ के साथ हर एक चैप्टर के पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जो कि कंप्लीटली कलरफुल होंगे और आपके एग्जाम की हर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे। उसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ आपको क्लास नोट्स भी मिलेंगे, पर्सनल मेंटोरशिप सेशन है, डाउट सेशन है, 15 सेक्शनल टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है, एंड मेनी मोर थिंग यू विल गेट इफ यू विल सब्सक्राइब दिस कोर्स, एंड आई प्रॉमिस यू दैट you will not regret buying this course. This is the best course available in the market right now. You can search anywhere. There are
some big names as well, but जितना बड़ा नाम उतने छोटे काम, so I will not name it further. So आप देख सकते हैं. Then I promise this is the best course available. एंड इफ़ यू यूज़ दिस माई लाइव कोड, अगर आप माई लाइव कोड यूज़ करते हैं तो ये अराउंड 40,000 का कोर्स आपको 17,999 रुपीज़ में मिल जाएगा. सो डोंट वेस्ट योर टाइम, लिमिटेड सीट्स हैं, सो हरी अप नाउ. और आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अगर आप एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं एंड यू आर टारगेटिंग एनी ऑफ द एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम, देन दिस टेलीग्राम चैनल इज़ मस्ट फॉर यू. @monica_yadav_agriculture. ज्वाइन दिस राइट नाउ. डिस्क्रिप्शन में कोर्स का और टेलीग्राम दोनों का ही लिंक आपको होगा. सो अब बात करते हैं हम कि जो हमारा ग्लोबल एग्री ट्रेड है उसके अंदर क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, जो फ्यूचर में एक बहुत बड़ा जियो पॉलिटिकल इशू बन सकता है. एंड व्हाट आर द इश्यूज हेयर. सबसे पहला है क्लाइमेट चेंज. देखो, क्लाइमेट चेंज, हम कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये इम्पैक्ट हो रहा है, वो इम्पैक्ट हो रहा है, बट अगर क्लाइमेट चेंज जो है अगर किसी सेक्टर पर डायरेक्ट असर डाल रहा है तो वो है मेरा सीधा सीधा एग्रीकल्चर. क्योंकि एग्रीकल्चर की बहुत सारी चीजें ऐसी, बहुत सारी चीजें, कंप्लीट एग्रीकल्चर इज हेविली डिपेंडेंट अपॉन द क्लाइमेट. आपका चाहे पोल्ट्री हो, चाहे फिशरी हो, चाहे आपका लाइव स्टॉक हो, चाहे आपकी क्रॉप्स हो, दे ऑल नीड गुड टेम्परेचर, एयर, मॉइस्चर, रेनफॉल, एवरीथिंग इज नीडेड इन अ ऑप्टिमम क्वांटिटी. अगर आपको अच्छी क्रॉप यील्ड चाहिए तो आपको प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए, प्रॉपर डे एंड नाइट में वेरिएशन चाहिए, साथ के साथ टाइमली रेनफॉल चाहिए. ठीक है, तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती है. तो थोड़ा सा भी इशू हुआ इन सब के साथ, थोड़ा भी क्लाइमेट इधर उधर हुआ, क्रॉप पूरी तरीके से बर्बाद हो गई. जैसे मान लीजिए आज मैंने क्रॉप को सो किया है और 2 दिन बाद हैवी बारिश हो जाए, सारी की सारी मेरी सोन क्रॉप खराब हो जाएगी. हार्वेस्टिंग के टाइम अगर बारिश हो जाए, क्रॉप खराब हो जाएगी. हेल स्टॉर्म हो गए, क्रॉप खराब हो जाएगी. फ्लड आ गई, सूखा पड़ गया, हीट वेव, अल नीनो इम्पैक्ट, ऑल दीज थिंग्स हेविली इम्पैक्ट द एग्रीकल्चर सेक्टर और सीधा सीधा असर पड़ता है फार्मर की इनकम पे. फार्मर को तो कुछ मिलता ही नहीं है. ये एक ऐसी इकोनॉमिकल एक्टिविटी है जो क्लाइमेट चेंज से हेविली इम्पैक्ट होती है, कि जिसकी वजह से सीधा फार्मर की इनकम पर असर पड़ता है. दे हैव नो एडिशनल सिक्योरिटी फॉर दैट. सो इन सब चीज़ों से आपका प्रोडक्शन स्टेबिलिटी हो सकता है. और अगर प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, बारिश की वजह से, मान लीजिए गेहूं की सारी फसल खराब हो जाती है, चावल की सारी फसल खराब हो जाती है, व्हाट विल यू ट्रेड? क्या भेजोगे आप बाहर? जैसे बहुत बार देखा गया है हमारी कंट्री में, जैसे अनियन के जब स्टॉक कम होने लग जाते हैं तो हमारी गवर्नमेंट जो है अनियन एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा देती है, या फिर आपकी एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी जाती है. तो जो ग्लोबल मार्केट के अंदर जो अवेलेबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, है ना. तो ये इंटरनेशनल ट्रेड को भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है. इसके साथ साथ प्राइस, फूड प्राइस वोलेटिलिटी. अब जब मेरे पास प्रोड्यूस ही नहीं होगा, अब वो आपने पढ़ा है ना इकोनॉमिक्स में, प्रोडक्शन नहीं, ज्यादा प्रोडक्शन है तो मार्केट के अंदर खरीदने वाले कम है, प्राइस डाउन जाएगा. अवेलेबिलिटी बहुत थोड़ी हो गई है, मेरी आधी से ज्यादा फसल बर्बाद हो गई है, खराब हो गई है, पेस्ट अटैक हो गया है, कोई डिजीज अटैक हो गया है, प्रोडक्शन कम हो गया, बायर बहुत ज्यादा है. ऑब्वियस सी बात है प्राइस बढ़ जाएगा. प्राइस बढ़ेगा तो अब खाने के लिए चीजें तो सबको चाहिए ना, गेहूं, चावल, दाल, रोटी सबको चाहिए. अब प्राइस बढ़ जाएगा तो चाहे पुअर हो चाहे रिच हो, everyone needs that. Rich can afford but poor can't afford. So geopolitical conflicts हो सकते हैं, आपके weather shocks, supply disruption, a major cause, और high volatility creates uncertainty. अगर volatility बहुत ज्यादा होगी तो uncertainty होगी among the producers, consumer, government में भी issues हो सकते हैं. तो ये सब चीजें होंगी यहाँ पर. और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को. जो लार्ज फार्मर होंगे समहाउ दे कैन मैनेज, किसी ना किसी तरीके से मैनेज कर लेंगे, बट व्हाट अबाउट द स्मॉल फार्मर? दे हैव अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड जहाँ से वो थोड़ा बहुत ग्रो करते हैं, दे सेल इट इन द मार्केट एंड नाउ दे आर गेटिंग नथिंग फ्रॉम देयर. फर्टिलाइजर सिक्योरिटी, आज का जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, मैं ये नहीं कहती इंडिया,
सभी कंट्रीज बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र पर हैवीली डिपेंड कर रही हैं। इंडिया काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है एंड ऑल द फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट फ्रॉम ब्रिस्क कंट्री। सबसे ज़्यादा हमारा रशिया से आ रहा है, मिडल ईस्ट कंट्रीज से आ रहा है, यूएई, सऊदी अरेबिया एंड ऑल दीज कंट्रीज, दे आर कंट्रीब्यूटिंग हेवीली इन आर फर्टिलाइजर, क्योंकि हम अभी तक भी सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है फर्टिलाइज़र में। तो जैसे कि अभी मिडल ईस्ट के अंदर जो इश्यूज चल रहा है उसकी वजह से हमारी फर्टिलाइज़र चेन डिसरप्ट हो चुकी है। तो फर्टिलाइज़र अवेलेबिलिटी हमारे पास 1 सीज़न की है, 2 सीज़न की है, बट नॉट आफ्टर दैट। अब अगर मैंने फर्टिलाइज़र नहीं अप्लाई किया तो मेरी जो क्रॉप है वो डिपेंडेंट हो चुकी है, मुझे उतना प्रोडक्शन नहीं मिलेगा जितना मिलता है। सो ये अगर फर्टिलाइज़र सिक्योरिटी नहीं है, फर्टिलाइज़र अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है, तो ये एक अर्ली वार्निंग सिस्टम है। स्टॉक मॉनिटरिंग करनी होगी। अगर हम चाहते हैं कि फर्टिलाइज़र सिक्योरिटी बनी रहे तो हमें एक अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह इसको ट्रीट करना पड़ेगा। स्टॉक की मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। इनपुट मार्केट में ट्रांसपेरेंसी, मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि ब्लैक मार्केटिंग ना हो, होर्डिंग ना हो, और सप्लाई चेन कॉर्पोरेशन रहे। डायरेक्टली जो चीज़ जहाँ से आ रही है, जहाँ तक पहुँचानी है वहाँ तक पहुँचे, कोई भी लीकेज ना हो, ताकि सही दामों पर प्राइस फर्टिलाइज़र आपका अवेलेबल हो जाए फार्मर को। क्योंकि अगर ब्लैक मार्केटिंग होगी तो फर्टिलाइज़र ब्लैक मार्केटिंग की तरफ बहुत महंगे बिकेंगे। अब फार्मर का इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगा। अब चाहे आउटपुट कॉस्ट बढ़े ना बढ़े, इनपुट कॉस्ट बढ़ गया तो प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम रह जाएगा। तो देयर इज़ नो यूज़ फॉर द फार्मर्स ऑफ दैट। इसके साथ साथ सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स, जो हमारी इंपोर्टिंग कंट्री है, इंक्रीजिंगली रिक्वायर लो कार्बन चेन प्रोडक्शन, लो कार्बन प्रोडक्शन, एनवायरमेंटल कॉम्प्लियंस, सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस, बट वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट। हम कोई भी कंट्रीज बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस पर ध्यान नहीं दे रही हैं। हैवी केमिकल इनपुट, योर टिलेज प्रैक्टिसेस, अ लॉट मोर थिंग्स आर देयर। आपका नॉन यूनिफॉर्म वाटर यूज़, ठीक है, हमारे यहाँ पर रिसोर्सेज की नॉट वाटर यूज़, रिसोर्स यूज़ एफिशिएंसी बहुत कम है हमारे। तो जब तक रिसोर्स यूज़ एफिशिएंसी को हम नहीं बढ़ाएंगे, हमारा इनपुट कॉस्ट नहीं घटेगा। इनपुट कॉस्ट नहीं घटेगा तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन नहीं घटेगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम ये सब चीज़ें फार्मर्स पर लगाते हैं, लाइक दीज स्टैंडर्ड्स, अगर हम ये चीज़ें पुट करते हैं तो फार्मर्स आज के टाइम में इनको अप्लाई नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट टेकिंग इट दैट। सो दीज नॉन टैरिफ्स फॉर द फार्मर्स आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो हमें हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम को पहले सस्टेनेबल बनाना पड़ेगा, रिजिलियंट बनाना पड़ेगा, देन वी कैन पुट दीज मेजर्स ऑन दैट। इसके बाद है डिजिटल ट्रेसेबिलिटी। अब जो मॉडर्न एग्री ट्रेड है, इसके अंदर हमारी जो फार्म टू फॉर्क की ट्रेसिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि मुझे नहीं पता किस लॉट के अंदर कौन सा पेस्टिसाइड, कौन से केमिकल्स यूज़ किए जा रहे हैं और वो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। अगर किसी के अंदर थोड़ा सा इश्यू होता है, किसी एक के अंदर एक प्रोडक्ट, जस्ट इमेजिन कि उसके अंदर कोई कार्सिनोजेनिक प्रोडक्ट है ग्रेप्स के अंदर, तो कहाँ से कहाँ गया है, अगर मुझे वो लॉट वापस करना पड़ा तो हाउ कैन आई डू दैट। तो डिजिटल ट्रेसेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह गई है। आपका डिजिटल सर्टिफिकेशन को इशू करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोडक्ट ट्रेसिबिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जाए तो फूड सेफ्टी एश्योरेंस हो जाती है हमें। एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस में हम बेटर और फर्स्ट प्लेस पर रहेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि हमारी एक अकाउंटेबिलिटी सेट होगी कि हाँ, ये अकाउंटेबल है अपने प्रोडक्ट के लिए। इफ़ देयर इज समथिंग मिसिंग और समथिंग बैड देयर, दे विल कॉल इट बैक। बट इसके चैलेंजेस रहते हैं कि बहुत हाई कॉम्प्लियंस है, ठीक है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ता है, एंड हमारे यहाँ वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। साथ के साथ जो स्मॉल होल्डर फार्मर्स है, हाउ कैन दे डू दैट। सो यहाँ पर कुछ एक की रिकमेंडेशन है। एक हमें ट्रस्टेड ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, जहाँ पर हम डिजिटल सर्टिफिकेट्स को इशू करें एट अ वेरी लो कॉस्ट। सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी कम्युनिकेशन फास्टर होना चाहिए, बेटर होना चाहिए। इसके साथ साथ सभी कंट्रीज़ में हार्मोनाइज स्टैंडर्ड होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ना, जैसे देखो, अगर मैं रशिया में एक्सपोर्ट कर रही हूँ तो वहाँ के कुछ स्टैंडर्ड्स है, अगर मैं यूएई में एक्सपोर्ट कर रही हूँ तो वहाँ के कुछ स्टैंडर्ड्स है। तो एक हार्मोनाइज स्टैंडर्ड सिस्टम होना चाहिए, ताकि जो कंट्री के फार्मर है, जैसे इंडिया है मेजर एक्सपोर्टर ऑफ एग्री प्रोड्यूस, तो वो एक यूनिफॉर्म तरीके से वही चीज़ें अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज़ कर सके एज अ इनपुट। ठीक है, तो उनको फिर
थॉरली सारी कंट्रीज के अंदर आसानी से एक्सपोर्ट किया जा सके। तो इस सब की वजह से क्या होगा, एक तो फार्मर के ऊपर बर्डन कम पड़ेगा, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होगा, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट एफिशिएंसी बढ़ेगी। इसके साथ साथ मुझे रिजिलियंट सप्लाई चेन इंश्योर करनी है, क्योंकि मेरे पास जब इनपुट अवेलेबल होंगे तो आउटपुट बहुत अच्छा होगा। तो एक इनपुट सप्लाई चेन पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, स्पेसिफिकली फर्टिलाइजर, सीड, एनर्जी, फीड एंड लॉजिस्टिक्स। क्योंकि आज एनर्जी के बिना भी एग्रीकल्चर सेक्टर कुछ भी नहीं है। फर्टिलाइजर वी नीड एट, ये मॉडर्न एग्रीकल्चर की नीड है। एग्रीकल्चर फाइनेंस, तो ये सब चीज़ों के अंदर सब डिसरप्शन नहीं होना चाहिए, ताकि फार्मर्स को इजीली और आसानी से सारी चीज़ें मिलती रहें, और क्राइसिस के टाइम पर भी जो है अनइंटरप्टेड अवेलेबिलिटी रहे चीज़ों की। नॉट जस्ट अबाउट द इंडिया, फॉर ऑल द कंट्रीज इट इज़ देयर, क्योंकि हर एक कंट्री एग्रीकल्चर के अंदर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रही है। जैसे हम पल्सेस और ऑयल्स के अंदर सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, तो हमें बाहर से लेना पड़ रहा है। अगर उसके अंदर भी कुछ, जैसे अभी हमारे फॉरेस्ट रिजर्व जा रहे हैं, तो हमारे पीएम ने, आपने देखा होगा, कहा दालें, आपका ऑयल जो है वो कम यूज़ करो, है ना। तो सेल्फ सफिशिएंसी तब तक ना मिल जाए, तो हमें अनइंटरप्टेड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए इनपुट सप्लाई चेन, रिजिलियंट इनपुट सप्लाई चेन पर ध्यान देना होगा। अब यहाँ पर मार्केट इंटेलिजेंस सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ना सबसे पहले मुझे ध्यान रखना होगा कि फूड स्टॉक मॉनिटरिंग, कि मेरे पास कितना स्टॉक अवेलेबल है, कितना मुझे चाहिए, और जो मेरे पास अवेलेबल है वो कितने दिन तक चल सकता है। प्राइस इंटेलिजेंस पर मुझे बहुत ध्यान देना होगा, और फार्मर्स को भी इसमें ट्रेन करना पड़ेगा। SPS अलर्ट सिस्टम, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स इंडिया के अंदर बहुत कमजोर है, वी हैव टू स्ट्रेंथन देम। और हर एक कमोडिटी की आउटलुक रिपोर्ट पर ध्यान देना होगा, और इसको प्रोड्यूस कराना होगा, ताकि हमें पता रहे कि कौन सी कमोडिटी की डिमांड ज़्यादा है, किसकी कम है, किसको हम बेटर और इम्प्रूव कर सकते हैं, किसको कहाँ पर हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वी नीड टू डू दिस मार्केट इंटेलिजेंस सिस्टम। जब तक हम ये नहीं करेंगे, तब तक हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में ट्रेड डेवलप नहीं हो पाएगा। और हमें फार्मर सेंटर ट्रेड पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो हमारा जो मोस्ट नेग्लेक्टेड पोर्शन है, दैट इज आवर फार्मर, सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड है। ठीक है, तो प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू द स्मॉल होल्डर फार्मर, जो कि हमेशा नेग्लेक्टेड रहते हैं। वुमेन फार्मर नेग्लेक्टेड से भी नेग्लेक्टेड रहती है। इवन इंडिया के अंदर तो वुमेन के पास में अगर लैंड राइट नहीं है, क्योंकि मोस्टली हमारे यहाँ क्या है कि हस्बैंड के नाम पर ज़मीन रजिस्टर्ड है, तो अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो फीमेल के नाम, वुमेन के नाम पे या मदर के नाम पे वो नहीं है, एंड इट शी इज़ एंगेजिंग इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, वो किसी गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिट भी नहीं उठा पाती है। रूरल यूथ को एनकरेज करने की ज़रूरत है। हमें जो हमारी फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, वी नीड टू स्ट्रेंथन देम, एंड वी हैव टू फोकस टुवर्ड ट्रेड पॉलिटिक्स, हमें बहुत इंप्रूव करने की ज़रूरत है। मार्केट एक्सेस ओपन कराना होगा, कंट्रीज़ के जो स्टैंडर्ड सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स है, वी हैव टू मीट देम। वैल्यू एडिशन पे फोकस करना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज है। सो इन लॉसेज को कम करना है तो हमें वैल्यू एडिशन, फूड प्रोसेसिंग पे ध्यान देना होगा, एंड वी हैव टू अपलिफ्ट द रूरल लाइवलीहुड। यहाँ पर मुझे एंटरप्रेन्योरशिप को इंक्रीज करना पड़ेगा, ताकि मेरी रूरल लाइवलीहुड अपलिफ्ट हो सके। सो वी हैव टू फोकस ऑन दीज थिंग्स। फार्मर सेंटर ट्रेड हो, ताकि जो बेनिफिट हो वो फार्मर को मिले, नेग्लेक्ट ना हो, क्योंकि अभी तक जितना भी ट्रेड होता है ना, फार्मर सबसे नेग्लेक्टेड, उनको सबसे कम प्राइस मिलता है, सबसे कम पॉलिसीज का बेनिफिट उठा पाते हैं। सो वी हैव टू फोकस देयर। और इंडिया के लिए अगर मैं सिग्निफिकेंस की बात करूं, तो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा स्टेज है, और इस बार होस्ट कर रहे हैं, सो इंडिया कैन पुट दैट गुड होल्ड देयर, एंड यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इंडिया होल्ड्स फॉर ब्रिस्क्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, इस पर हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे कि इंडिया क्या रिप्रेजेंट कर सकता है। तो हमें इंडिया के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट क्या रहेगा, फूड सिक्योरिटी मैनेजमेंट में हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। स्मॉल होल्डर फार्मिंग सिस्टम पर हम ध्यान दे सकते हैं, DPI, जो कि हम जिस पे स्ट्रेस भी कर रहे हैं, वी कैन ऑल्सो इम्प्रूव इट फर्दर। स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चर रिसर्च नेटवर्क थ्रू ICR, हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, एंड इंडिया कैन यूज दिस ब्रिक्स चेयरमैनशिप टू प्रमोट देयर क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर सिस्टम। डिजिटल एग्रीकल्चर को प्रमोट कर सकते हैं हम इसके थ्रू। जो हमारा सस्टेनेबल ट्रेड है और जिस पे हम फोकस देने की बात कर रहे हैं, हम उसको इसके थ्रू आपका प्रमोट कर सकते हैं। इंक्लूसिव वैल्यू चेन्स एंड साउथ टू साउथ
कॉर्पोरेशन। हम इन चीज़ों पर ध्यान दे सकते हैं। सो एग्रीकल्चर कैन बी अ न्यू ऑयल फॉर द ब्रिस्क कंट्रीज एंड येस इट इज़। और अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि व्हाट इंडिया होल्ड्स फॉर दिस ब्रिस्क, एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसे क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हाउ कैन दे बी अ लीडर इन दैट, क्योंकि हम हमेशा से कृषि प्रधान देश रहे। सो हाउ कैन बी वी आर अगेन द लीडर इन एग्रीकल्चर सेक्टर? So you have to tell me in the comment section. Thank you so much. Have a nice day and all the very best for your exams. और प्लीज़ डिले मत करो कोर्स के लिए, परचेज कर लीजिए, आपको ही बेनिफिट होगा, बहुत महंगा कोर्स है नहीं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।